प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम करंट के कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न इतिहास के, कुछ प्रश्न विज्ञान के और कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के जो आने वाली एग्जाम सब इंस्पेक्टर की अप्रैल महीने में उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगामी एग्जाम जो एलडीसी का है और अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है या आरपीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम है उनमें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इमैनुअल मैक्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की यात्रा की थी, तो उन्होंने एक समझौता किया भारत के साथ जिसमें MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो दर्जा है वो समाप्त करके और एक दोहरा समझौता भारत और फ्रांस ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत और फ्रांस के बीच मिसाइलें बनाई जाएंगी, उस मिसाइल का नाम है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल तकनीक फ्रांस BEL को देगा। BEL यानी इसका पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। साथियों, ये भारत सरकार की एक रक्षा कंपनी है, डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत है। और जो हम चुनाव में अपने मशीन देखते हैं EVM, वो भी BEL के द्वारा बनाए जाते हैं। अधिकांश इस कंपनी के द्वारा रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं। तो BEL और इस हैमर मिसाइल जो तकनीक है इसके बीच फ्रांस और भारत ने एक समझौता किया है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों अभी फरवरी में भारत आए थे। कई बार वो भारत के गणतंत्र के मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। और इसके बाद इसमें है कि 2026 भारत फ्रांस मैत्री वर्ष है और दोनों में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इसमें कई बिंदु रखे गए हैं। मुख्य तौर से रक्षात्मक पैक्ट ज्यादा है इसमें। और इस समझौते की एक और महत्वपूर्ण बात है कि MFN का दर्जा समाप्त। MFN का अर्थ होता है साथियों मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये WTO की अवधारणा थी। MFN यानी WTO जो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, उसमें यह तय किया गया था कि जो भी देश WTO की सदस्यता ग्रहण करते हैं उन सभी को एक दूसरे को मिलने वाली व्यापारिक सुविधाएं, छूट स्वतः ही मिल जाएंगी। तो साथियों, ये इस समझौते से थोड़ी बाहर की बात है कि MFN का दर्जा समाप्त कर दिया है भारत और फ्रांस दोनों ने। यानी भारत और फ्रांस के बीच इस प्रकार के जो समझौते हुए हैं, जो भी व्यापारिक आदान प्रदान होगा उसकी जो छूट है वो केवल जैसे भारत फ्रांस को दे रहा है या फ्रांस भारत को दे रहा है, वो अन्य देशों को नहीं मिलेगी। तो ये MFN की अवधारणा से थोड़ा कुछ अलग है। एक रोग है साथियों हाथी पांव। इसका क्या नाम है? हाथी पांव। ये इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलेरिया, लिम्फेटिस फाइलेरिया। लिम्फेटिस फाइलेरिया। इसके उन्मूलन का भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है 2027। उन्मूलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेडिकेशन, यानी इसको जड़ से समाप्त करना। तो हाथी पांव जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिस फाइलेरिया वैज्ञानिक नाम है इसका। इस रोग को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने अभी एक अभियान शुरू किया है। अभी एक सरकार ने जैसे ओला उबर जो टैक्सियां चलती हैं, बड़े शहरों में चलती हैं, ओला उबर की तर्ज पर भारत सरकार ने एक प्रयास किया है, एक नई टैक्सी शुरू की है, उसका नाम है भारत टैक्सी। क्या नाम है उसका? भारत टैक्सी।
ये सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक सेवा है, सहकारिता विभाग भारत द्वारा आम जनता की सेवा। टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ओला और उबर को ये टक्कर देने जा रही है। एक साथियों की प्रधानमंत्री जो कार्यालय था आजादी के बाद से उसका नाम था प्रधानमंत्री ऑफिस या पीएमओ। तो पीएमओ का नया नाम बदल के क्या किया गया है? सेवा तीर्थ। पीएमओ का नया नाम है सेवा तीर्थ। और जो प्रधान केंद्र में जो मंत्रालय है या सचिवालय है जहां मंत्री लोग बैठते हैं उसका नाम किया गया है कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन ये क्या है? मंत्रालय का नया नाम। ये सारी चीजें अभी दिल्ली में हुई है। एक हम और प्रश्न जो मोदी जी की यात्रा से रिलेटेड है, राजस्थान से संबंधित है और पूरे देश की एक नई इसमें स्कीम शुरू की गई है अजमेर से फरवरी 2026 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका नाम है साथियों एचपीवी टीका। क्या नाम है? एचपीवी टीका, यानी एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकेगा। किसको रोकेगा? महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए पूरे भारत का अभियान ये अजमेर से शुरू किया गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके का भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और प्रश्न जो मैं बिना लिखाए बोल रहा हूं वो है साथियों केरल का नया नाम क्या हो गया? वो है अभी केरलम। क्या कर दिया गया है? केरलम। फिर आगामी प्रश्न हम लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? साथियों इसका जवाब है यानी अनुच्छेद 356 और जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। सबसे ज्यादा बार और सबसे लेटेस्ट ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर 11 बार लग चुका है वहां। और फिर सेकंड स्थान है यूपी का। उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। वैसे यदि किसी प्रधानमंत्री का नाम आए कि किस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था तो वो नाम है साथियों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 50 बार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, 50 बार भारत में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया था। तो मणिपुर, लेकिन मणिपुर में अब यह राष्ट्र शासन हट चुका है, अभी हटा है। और यहाँ मुख्यमंत्री बने, नए सीएम बन गए वाई खेमचंद सिंह। क्या नाम है इनका? वाई खेमचंद सिंह। ये नए सीएम हैं मणिपुर के। और मणिपुर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो ये है साथियों कि भारत का अकेला ऐसा राज्य है जो 90% हिली है, यानी पर्वतीय क्षेत्र वाला है। 90% पर्वतीय क्षेत्र वाला राज्य ये है मणिपुर। और मणिपुर की एक और विशेषता कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है तो उसका जवाब भी है, वो है मणिपुर है। मणिपुर में एक झील है, उस झील में एक राष्ट्रीय पार्क है यानी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो उसका नाम है केवुल जामजाओ। क्या नाम है? केवुल जामजाओ। ये मणिपुर की
लोकटक झील में है। कौन सी झील में? लोकटक झील में। और ये तैरतावा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरतावा राष्ट्रीय उद्यान। ये पूरे देश में अपने आप में एक अद्वितीय चीज है। आगामी प्रश्न हम कर लेते हैं कि जैन जेड आंदोलन कहां हुआ? तो युवा पीढ़ी सारी जानती है कि ये जैन जी आंदोलन है। ये यंग पीढ़ी का एक आंदोलन है जो अपने पड़ोसी देश नेपाल से शुरू हुआ था साथियों। इसके बाद हम और वहां सत्ता परिवर्तन हो गया है, नई सरकार आ गई है। और अभी हम बांग्लादेश की चर्चा करते हैं। बांग्लादेश के नए पीएम, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। क्या नाम है इनका? तारिक रहमान। ये वैसे निर्वासित थे, यानी एग्जाइल शब्द है, निर्वासित को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाइल। देखिए दलाई लामा ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। क्या नाम है उसका? फ्रीडम इन एग्जाइल। एग्जाइल कहते हैं साथियों देश निकाला, जैसे भगवान रामचंद्र जी को दिया गया था वैसा ही देश निकाला। किसको दिया गया है? इसको हम राजनीतिक भाषा में निर्वासन कहते हैं। वो दलाई लामा को, दलाई लामा चीन को छोड़ करके अपने भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में अपना निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। एग्जाइल का अर्थ हो गया निर्वासन। और ये किताब है जिसके लेखक हैं दलाई लामा। इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए, बहुत ही आपके जीवन में काम आने वाले क्वेश्चंस यहाँ हम उठा रहे हैं और आपको बढ़िया तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बांग्लादेश जो भारत का कभी मित्र देश रहा था, गत 2 साल में भारत के साथ शत्रुता का व्यवहार करने लग गया, लेकिन अभी इसमें वापस सत्ता परिवर्तन हो गया। और जो तारिक रहमान है ये मॉडरेट लीडर हैं और इन्होंने वापस भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। तो इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। शॉर्ट में इसका नाम है BNP। और वैसे बांग्लादेश की जो निर्वासित पीएम, अब तो खैर वो पीएम नहीं कहेंगे क्योंकि वो नए चुनाव से हट चुकी है, शेख हसीना, वो भी भारत में अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही है। वर्तमान में वो नई दिल्ली में है, पहले कुछ दिन वो कोलकाता में भी रही थी। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल के बारे में। अभी इजराइल ईरान इनका युद्ध चल रहा है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। और इंग्लिश में इसको कहते हैं KNESSET। के यहाँ साइलेंट रहता है। नेसेट इजराइल की संसद है। इसने अपना सर्वोच्च सम्मान पहली बार दिया है किसी लीडर को। आज तक इस संसद ने किसी को सम्मान ही नहीं दिया था। पहला अपना जो सर्वोच्च सम्मान है वो PM मोदी को दिया है। और मोदी जी वहां फरवरी 2026 में अभी गए थे और वहां से बाद में वो फिलीपींस चले गए। तो याद रखें कि नेसेट को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री भी अपने मोदी जी हैं और नेसेट के द्वारा सम्मानित होने वाले विश्व के पहले लीडर वो भी अपने मोदी जी हैं। एक भारत सरकार ने एक नई नीति जारी की है साथियों, उसका नाम है प्रहार। क्या है? प्रहार किससे संबंधित है? तो ये जो प्रहार नीति है ये आतंकवाद रोकने के लिए भारत की प्रथम आतंकवादी नीति जो सरकार ने बनाई है, आतंकवाद निरोधी नीति, उसका नाम है प्रहार। आतंकवाद निरोधी नीति, इसका नाम हो गया प्रहार। अब हम चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश की संसद के चुनाव हुए तो कुछ प्रश्न इस संसद के बारे में भी आ सकते हैं। बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम पूछा जा सकता है साथियों, उसकी टोटल मेंबरशिप पूछी जा सकती है क्योंकि इंटरनेशनल जीके के प्रश्न है। इस संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है इसका? जातीय संसद। और ये क्या है? बांग्लादेश
की पार्लियामेंट या संसद जो है, और इसकी कुल सदस्य संख्या है 350। बांग्लादेश वही है जो कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, बंगाल के जो दो टुकड़े हुए, पश्चिमी बंगाल इंडिया में रह गया, पूर्वी बंगाल अलग देश हो गया। 350 में से 300 सामान्य है और 50 पे महिला आरक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व में अब तक बहुत कम देश हैं जिन्होंने महिलाओं को डायरेक्ट रिजर्वेशन दे रखा है। भारत में महिलाओं को 2029 से संसद में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन दिया जाएगा। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, इनमें या सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन संसद में और विधानसभा में भारत में अब तक आरक्षण नहीं है। तो ये अपने क्लियर हो गया। फिर हम चर्चा करते हैं भारत में अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। साथी, भारत रत्न पाने वाले विदेशी, इसमें पहले तो थे सीमांत गांधी। क्या नाम था? सीमांत गांधी, जिसका वास्तविक नाम था अब्दुल गफ्फार खान। ये अफगानिस्तान के थे जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। आज भारत की आजादी के आंदोलन में भी रिलेटेड रहे हैं। सीमांत गांधी को 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी हो गए कौन? सीमांत गांधी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अब तक 2 को ही मिला है, 2 ही हैं साथियों ये। और दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला, जो अपने देश की आजादी के लिए 27 वर्ष जेल में रहे थे। नेल्सन मंडेला को भारत ने 1990 में, यानी वीपी सिंह की सरकार ने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से नवाजा था। एक हम जो भूल करते हैं अक्सर, वो यह है कि मदर टेरेसा को भी हम विदेशी मान लेते हैं। मदर टेरेसा को इनसे पहले ही भारत रत्न मिल गया था, लेकिन मदर टेरेसा साथियों विदेशी नहीं थी। वो जन्म से विदेशी थी, यूगोस्लाविया की निवासी थी, लेकिन उन्होंने मिशन ऑफ चैरिटीज एक संस्था भारत में बनाई और भारत की उन्होंने आजादी नागरिकता ले ली थी। तो जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को, उस समय वो भारत की नागरिक थी, भारत में ही रही थी। तो इसलिए भूल मत करना। अब तक 2 ही विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। कौन कौन? पहले सीमांत गांधी और दूसरे हो गए अपने नेल्सन मंडेला। फिर आगामी चर्चा करते हैं हम चार्टर एक्ट की। यानी चार्टर एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जारी किए गए थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन चलाने के लिए। चार्टर एक्ट ये कितने साल के लिए जारी होते थे? 20 वर्ष के लिए। जैसे पहला चार्टर 1813 में जारी हुआ और उसके बाद ये 1833 में जारी हुआ। ये 20 वर्ष के लिए थे। फिर आगामी जो चार्टर जारी हुआ 1853 में, वो अनिश्चित अवधि के लिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिश्चित अवधि के लिए, यानी इसकी अवधि 20 वर्ष तय नहीं की गई थी। और इसी अवधि में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, यानी 1857 की क्रांति। तो उससे उद्वेलित और घबरा करके अंग्रेजों ने 1858 का कानून लागू कर दिया था। तो 1858 के कानून से ये समाप्त हो गया। यानी सबसे कम समय तक लागू रहने वाला चार्टर कौन सा है? वो है साथियों 1853 का चार्टर एक्ट। यानी 1858 का एक्ट लागू होते 1853 का चार्टर एक्ट स्वतः ही समाप्त हो गया। आगामी वीडियो में अब हम प्रतिदिन एक एक वीडियो लेके आपके सामने आएंगे और आगामी वीडियो में साइंस के, ज्योग्राफी के और करंट के कुछ प्रश्न होंगे। मेरे साथ आप बने रहें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। जय हिंद, जय भारत।